उमर अयूब साहब कहते हैं कि मुझे दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को आज एटीसी फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल शेख ने राणा सनाउल्लाह के घर पर मुबैना हमले के झूठे इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुना दी। मैं उस जगह कभी मौजूद ही नहीं था और इस्तगासा के किसी गवाह ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मजीद ये कि इन्हीं गवाहों की गवाही को गुज़िश्ता साल एटीसी सरगोदा ने मुस्तरद कर दिया था और इन्हें झूठा करार दिया था। इस फैसले के बाद मेरे खिलाफ मजमूई तौर पर कैद की सजाएं 40 साल की हो गई हैं। अब वो ये कहते हैं कि 28 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो जब कत्ल हुई तो उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हरिपुर में मेरे घर पर हमला किया और जलाने की कोशिश की, मगर उस वक्त ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी को सज़ा सुनाई गई। अब आगे वो एंड में जाके कहते हैं कि जनाब ये तो फस्तायत हो रही है और बदतरीन फस्तायत हो रही है, मगर मैं हमेशा तहरीक इंसाफ और अपने कायद इमरान खान का सिपाही रहूँगा। इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। ये जनाब कह रहे हैं उमर अयूब साहब। उनका रद्द-ए-अमल है, वो गए ही नहीं उस तरफ जिस तरफ मुकदमा उन पर डाल दिया पकड़ के, तल्ले की कोई नहीं। और जितना नुकसान बेनज़ीर की शहादत के ऊपर पीपल्स पार्टी ने किया था उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं मिलती। तो भाई वो बर्बादी फेर दी थी पीपल्स पार्टी ने, अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया था पाकिस्तान का, लेकिन कुछ नहीं किया गया। रियासत खामोश हो गई कि आगे बढ़ना। लेकिन ये 9 मई के अंदर जो है ना एक जिद पकड़ी हुई और इसको बहाना बनाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये बहाना है और कुछ नहीं है। अब असद कैसर साहब जैसे असद कैसर जैसा बंदा जो ज्यादा शिद्दत में भी नहीं जाते, ये तो वो बंदा है जिसने रूलिंग भी नहीं दी थी, कासिम सूरी साहब को देनी पड़ी थी, बड़े मोहतात रहते हैं। अब उनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं। असद कैसर साहब कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तकरीबन 10:30 बजे रात का वक्त था, अब मेरे इस्लामाबाद वाले घर पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस हरासा करने से बाज नहीं आती। अगर इनका ये ख्याल है कि हम इन ओछे हथकंडों से डर जाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। हम ना पहले डरे हैं और ना आगे डरेंगे। हम इस जालिम निज़ाम के सामने डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ का कुछ बना रहे हैं। ये चले जाना है इन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के समझने की बात है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट की अभी एक हायरार्की है ना, जिसमें फील्ड मार्शल साहब हैं, डीजीआईएसआई है, या 2 4 5 6 और ये सेक्टर कमांडर्स या कोई सीनियर ऑफिसर्स हैं, इन्होंने हमेशा नहीं रहना, इन्होंने चले जाना है। लेकिन आपने और आपके बच्चों ने या आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहीं पे सियासत करनी है। ये आपकी सियासी मुखालिफ जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर आयरन कोटिंग कर रहे हैं, उन्हें लोहे का बना रहे हैं। वो उन्हें इतना मजबूत कर देंगे कि कल आप कई दहाइयों तक फिर उनका मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मार खाती रही ना कुछ अरसा और, तो वो एक लोहे की जमात बन जाएगी। लोहे की जमात उन्हें बना तो दिया ऑलमोस्ट। तो जो कुछ उनके साथ जुल्म और फस्तायत की जा रही है, जितने लोगों को, यानी जो लोग नरम भी थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको भी मजबूत बनाया, खवातीन को बहादुर बना दिया। कोई और पॉलिटिकल पार्टी उनका मुकाबला करने का सोच ही नहीं सकती मजहबी सियासी जमातों के अलावा। यह बात पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के सोचने की है। यह बात बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के सोचने की है, जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि एस्टेब्लिशमेंट उनका भला कर रही है या उनके लिए एक मुस्तकिल बहुत ताकतवर मुखालिफ पैदा कर रही है। अब ये तो हो रहा है। बहरहाल ये लोग तो चले जाएंगे अपनी नौकरियों से रिटायर होके, तो बाकी जिन्होंने निमटना है वो जाने और उनका काम जाने। हसन न्यादी साहब की जो वालदा है नौरीन खान न्यादी साहबा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। और साथ में एक स्टेटमेंट जो है वो शाहिद खटक साहब ने भी दिया। अब ये दोनों स्टेटमेंट शेर अफजल मरवत के बारे में है। अच्छा, ये हसन न्यादी साहब की जो वालदा है वो कहती हैं कि शेर शाह ने कहा कि मुल्क से बाहर रहकर मैं तंग आ गया हूँ, अब चाहे मुझे पकड़ें, मैं वापस आ रहा हूँ। शेर मरवत जैसों को जो मैसेज आता है उन्होंने बोल देना है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहती। इन लोगों ने शैतानियाँ की कि हसन पकड़ा गया, शेर शाह को भी पकड़ो। अब ये हसन की वालदा कह रही हैं। शेर अफजल का मैं नाम तक नहीं लेना चाहती, ये हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें फीड किया जाता है। हसन मेरा बेटा है तो शेर शाह भी मेरा बेटा है। हसन 9 मई को तकरीर कर रहा था क्योंकि पास खड़े मुजाहिरीन में से एक नौजवान को गोली लगी थी। मैं होती तो शायद ज्यादा सख्त तकरीर करती। शाहिद खटक साहब ने क्या कहा? शेर अफजल को कौन जानता था?
उसकी क्या हैसियत थी? एक वकील था, इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन में 45 वोट लिए थे। पीटीआई ने स्पेस दी, सियासी जमात में एक दूसरे को इज्जत देनी होती है। लोगों ने 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। गैर जिम्मेदार बयानात नहीं देने चाहिए थे। ये शेर अफजल मरवत साहब के बारे में, और हकीकत तो यही है ना कि असल में वोट तो इमरान खान का है। शेर अफजल मरवत को कौन वोट देता है? यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग ये कहते हैं कि हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं, हमें इमरान खान साहब का वोट पड़ा है और इसके अलावा तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें इतने वोट पड़ेंगे। ये बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब शायद ये बात अपने अंदर तस्लीम नहीं कर पा रहे, या वो ये हौसला पैदा नहीं कर पा रहे कि वो इस बात को तस्लीम कर सकें। नादरीन, 1 साल पहले की ये खबर है, ये जरा अखबार आप देखें। आज से 1 साल पहले ये खबर छपी थी अखबार में, और 23 मई 2024 को, लगभग 1.5 साल होने वाला है इस खबर को, 1.25 साल से ऊपर हो गया। ये खबर छपी जनाब अखबार के अंदर, और खबर ये थी कि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब उन्होंने मुख्तस कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने बताया था उस दिन कि हमने जनाब कशकोल तोड़ दिया है, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कशकोल टूट गया, हम आवाम को तरबियत देंगे। वज़ीर आज़म आईटी कंपनियों की मफामती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए, और चीनी की कीमत में इजाफा कबूल नहीं है, और यानी 140 रुपये पूरा साल 140 रुपये चीनी फरामी की जाए, इसको यकीनी बनाया जाए, और बहुत सारी और बातें की इन्होंने। अब ये शहबाज शरीफ साहब के दावे थे, लेकिन आज तकरीबन 1.25 साल गुजर गया, कोई $1 अरब भी आया? किधर है, कहां आया? $10 अरब के दावे किए शहबाज शरीफ ने। इन्होंने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाया हमेशा। वो चीनी जो इसके अंदर बयान लगा हुआ ना 140 वाली, वो 200 से ऊपर की बिकती रही अभी, और अभी और ऊपर जाएगी, जो ये बाहर से कारनामा करके इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले बाहर एक्सपोर्ट कर दी, अब वापस इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इनकी हरकतें जिनकी वजह से पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया। और यहां पे एक जज साहब का बयान है नाज़रीन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जज साहब ये कहते हैं कि आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल एक बुनियादी हक है। ये देखें आप, ये एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर खबर छपी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुअज़्ज़िज़ जज ने ये बात की है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये केस सुन रहे थे। इन्होंने कहा जी कि फेयर ट्रायल का हक आइन के आर्टिकल 10A के तहत एक बुनियादी हक बन गया है। मुनासिब कानूनी अमल एक लाजमी शर्त है जिसका हर सतह पर एहतराम किया जाना चाहिए। फेयर ट्रायल का हक इस बात का तकाजा करता है कि किसी को उस वक्त तक सजा नहीं दी जानी चाहिए जब तक उसे जवाब देने और अपना मुकदमा पेश करने का मुनासिब और मुनसिफाना मौका ना दिया जाए। क्या इमरान खान को यह मौका मिला है? यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे रही है और उसके अंदर ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन मामला यह है कि क्या इमरान खान को फेयर ट्रायल का हक मिला है? इमरान खान को तो यह हक मिला ही नहीं। जिरा करने की इजाज़त नहीं मिलती उनके वकीलों को, मीडिया को और फैमिलीज़ को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती, बाद औक़ात वकला को भी बाहर कर दिया जाता है, रातों को देर देर तक अदालतें लगाई जाती हैं और ट्रायल चलाए जाते हैं। जेल में एक हॉस्टाइल किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर ट्रायल चलाए गए। ट्रायल इतने फेयर थे कि जजेस बेचारों की बार बार हालत ख़राब हो जाती थी। ऐसे जालिमाना ट्रायल किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के। और अब यहां जज साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि फेयर ट्रायल का हक जो है ये बुनियादी हक है, बुनियादी इंसानी हक है ये। तो ये बुनियादी हक से इमरान खान साहब को महरूम कर दिया गया। वैसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक मुअत्तल हो गए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।